हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान एकेडमी के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की लगातार जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और उसी सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक के अंतर्गत हमने कल जो है बात कर ली थी कि जो वर्ग प्रथम है यानी कि आपके हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री जो है उसके भौतिक गुणों के बारे में तो हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात स्टार्ट करी थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यानी कि रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के अंदर अगर हमने बात करी थी तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो किस किस प्रकार के ये जो है ऑक्साइड देता है, जैसे कि मोनो ऑक्साइड देता है, आपका पर ऑक्साइड देता है, सुपर ऑक्साइड देता है। फिर मैंने कुछ जो है ऑक्साइडों के कलर भी बताए थे, जैसे लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड जो है वो पीले कलर का होगा, पोटेशियम ऑक्साइड आपके नारंगी रंग का होगा, सीजियम ऑक्साइड आपके नारंगी कलर का होगा, रुबिडियम ऑक्साइड आपके भूरा होगा। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है सुपर ऑक्साइड जो कि होता है O2- और उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ये अनुचुंबकीय और रंगीन कहलाते हैं। यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी ही, जैसे कि जल के साथ में अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। अब आप लिखिए दोस्तों, जल के साथ क्रियाशीलता। दूसरा पॉइंट कौन सा है? जल यानी कि वाटर। तो जल के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, तो जल के साथ में क्रियाशीलता की बात करते हैं। अब अगर जल के साथ क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका जो सारे धातुएं होती है वो जल हो या इसी प्रकार का कोई अन्य अम्लीय हाइड्रोजन वाला परमाणु हो, उसके साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सारे धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सार धातुएं जल और अन्य अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, अन्य अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिकों, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं आपका OH यानी एल्कोहल ले सकते हैं, फिर आप गैसीय अमोनिया ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गैसीय अमोनिया, या फिर जो है आप एल्काइन वगैरह ऐसे कुछ भी जो है ले सकते हैं जिनके पास में अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, और इनकी जब सार धातु के साथ हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन यानी कि क्रिया करवाते हैं, या क्रिया करके ये क्या करते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन गैस जो है यानी कि H2 मुक्त करती है। क्या करती है? ये सार धातु है, H2 गैस मुक्त करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब जो है इसकी हम आपके सामने रिएक्शन भी लिख लेते हैं। रिएक्शन आ जाती है, जैसे कि अगर हम जो है दोस्तों सोडियम की, किसकी? सोडियम की किससे साथ में? हाइड्रोजन के साथ, जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या देता है? ये देता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, अब इसको करेंगे संतुलित। क्यों? क्योंकि भाई संतुलित करना तो जरूरी है समीकरण को। अब देखो ये है H2 और इधर क्या है? H2। ठीक है, लेकिन यहाँ एक H एक्स्ट्रा आ रहा है ना, और यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो इस H को संतुलित करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपका जो है इस तरफ 2 कर देता हूँ। तो अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और कितनी हो गई? 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ मैंने अगर 2 लगा दिया तो देखो 2 ऑक्सीजन हो गई। हाँ, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन भी हो गई। लेकिन सोडियम भी यहाँ कितने हो गए? 2। यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ भी लगा दूंगा 2, तो ये हो गई संतुलित। ठीक है,
ऐसे ही इसकी अगर अभिक्रिया मैं किसके साथ करवाता हूं, देखो ये तो लिया जल, जल जैसा ही अन्य कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक ले सकते हैं ना। जैसे कि मैंने लिया कोई हैलाइड, तो मैं अगर सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं, HX के साथ अगर करवा दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अरे सोडियम हैलाइड प्लस क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात। तो ये जो X है आपका यहाँ, ये है हेलोजन, X क्या है, हेलोजन है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब अगर ये X जो है आपका हेलोजन है, अब इसे भी हम संतुलित करेंगे। अब देखो H2 यहाँ लगा दो 2, अब ये 2H हो गए, 2H हो गए, ठीक है, लेकिन X यहाँ 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा दो, और यहाँ 2 लगेंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएंगे, ये हो गया संतुलित। ऐसे ही मैं जो है इसकी अभिक्रिया अगर किसी एल्काइन से करवा देता हूँ, यानी कि सोडियम प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH से अभिक्रिया करवाऊँगा तो ये भी क्या देगा हमारा Na, फिर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 गैस, ये 2 है, इधर एक 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 2 ही है, इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो आपका ये यौगिक बना है, इस यौगिक को कहते क्या हैं, तो ये याद रखना, इसे कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। क्या कहते हैं, सोडियम एसिटिलाइड। क्लियर है बात। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसिटिलाइड कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो जल के साथ में अभिक्रिया करें या जल के जैसे ही कुछ भी ऐसे यौगिक जिनके पास हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु जो हो, तो उनकी अभिक्रिया करवाने पर हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त प्राप्त होती है। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों की। चलिए अब हम लिख लेते हैं आगे इसके बारे में ही कि जैसे जैसे आप वर्ग में, तो आप लिखिए वर्ग में लिथियम से सीजियम, लिथियम से सीजियम तक जाने पर, जैसे जैसे आप लिथियम से लेकर के सीजियम तक जाएंगे तो जाने पर धन विद्युती गुण बढ़ने के कारण जल के प्रति क्रियाशीलता, यानी कि पानी के साथ में इनकी जो है रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है, यानी इनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जल के साथ में क्रियाशील कौन है, लिथियम या सीजियम। तो भाई साहब सीजियम, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि वर्ग के अंदर लिथियम से सीजियम तक जाने पर धन विद्युती गुण बढ़ रहा है, और धन विद्युती गुण बढ़ने के कारण जल के प्रति जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जल के साथ क्रियाशील कौन है, आपका सीजियम, और सबसे कम कौन है वर्ग में, लिथियम। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर। अब दोस्तों ये जो आपका है, इससे हमें क्या बन रहा है, पीछे देखा हमने कि जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ में, जल के साथ में, तो जल के साथ हमें एक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये जो हाइड्रोक्साइड है ये सार्य प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, सार्य प्रकृति का होता है। इसलिए ये जो है दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब अब इनके जो है ये जो आपके हाइड्रोक्साइड है इनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखिएगा कि हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडों की, 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 की,
सार्य प्रकृति। हाइड्रोक्साइड जो है उनकी सार्य प्रकृति के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि सार धातुओं के ऑक्साइड, सार धातुओं के ऑक्साइड जल द्वारा तुरंत अपघटित होकर, यानी कि टूटकर, अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसको अब जो है हम एग्जाम्पल से समझें तो देखिए M2O, ठीक है, ये कोई भी हमने एक ऑक्साइड ले लिया। अब इस ऑक्साइड की जैसे ही जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया होगी तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2M प्लस 2OH माइनस प्लस इसके साथ में कोई हीट डेवलप हुई होगी, ये लो हीट, ठीक है। तो जब हमने ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई, कोई भी ऑक्साइड ले लो, M2O लिया है, हम आगे जाकर के अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लो या पोटेशियम ऑक्साइड ले लो या आपकी इच्छा है तो लिथियम ऑक्साइड ले लो, कोई भी ले लो। उसकी अभिक्रिया जब जल के साथ होगी तो वो हमें एक तो क्या देगा? मेटल का धनायन दे देगा, यानी धातु का तो धनायन देगा, और एक हमें देगा ऑक्साइड। और जो वो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड अपघटित होकर के क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब ये तो थी जनरल इक्वेशन। हम यहां पर अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम। तो सोडियम क्या बनाता है? मैंने आपको कल भी बताया था। अरे सोडियम क्या बनाता है? Na2O2 को क्या कहते हैं हम? सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। इस परऑक्साइड की जैसे ही H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो भाई N2O2 आ गया, ये रहा ऑक्साइड, इसकी जल के साथ अभिक्रिया तो क्या बनेगा? 2 मेटल प्लस यानी कि 2Na प्लस प्लस हो जाएगा 2OH माइनस। अब इसके साथ इसके अलावा जो भी बचा वो सब यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा क्या आपका? H2O2। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? देखो भाई, जैसे ही हमने सोडियम परऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई तो ये हमें देगा सोडियम धनायन, फिर क्या देगा? हाइड्रोक्साइड, और एक हमारा आ जाएगा H2O2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो हमने लिया पोटेशियम ऑक्साइड यानी KO2, इसकी अभिक्रिया H2O से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर भी वही 2K प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2 प्लस जो भी बच रहा है वो, ठीक है। मतलब इसमें ये फिक्स है कि आपको प्रोडक्ट क्या लाना है, तो प्रोडक्ट 2M प्लस, ये प्रोडक्ट तो लाना ही लाना है। क्या? 2M प्लस और 2OH माइनस, ये लाना ही लाना है। इसके अलावा आप फिर बाद में क्या लाएंगे? H2O2। फिर भी अगर कोई बच रहा है तो उसको वापस O2, ऐसे आपको बचाना है तो बच रहा है तो लिख लो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? इसको आप संतुलित अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको संतुलित करने अब मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया है कि आपको जो है केवल ये याद रखना है कि जो सार धातुएं हैं उन सार धातुओं के जो भी ऑक्साइड है, चाहे वो पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो या मोनो ऑक्साइड हो, वो क्या करते हैं कि जल के द्वारा जैसे ही जल के संपर्क में आते हैं वो अपघटित होकर के टूट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हाइड्रोक्साइड बने हैं, अरे ये कैसे होंगे बेटा? हैं? बताओ रे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो दोस्तों ये जो आपके हाइड्रोक्साइड है ना, ये कौन से हाइड्रोक्साइड सर, कौन से हाइड्रोक्साइड है? अरे बेटा ये रे हाइड्रोक्साइड, देख अभी दिखाता हूँ, आंखें बंद है ना तेरी, अभी दिखाता हूँ। ये वाली, ये KOH, ये NaOH, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड्स है। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स हमारे प्रबल सार है। कैसे हैं? कैसे हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, प्रबल सार है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिए कि ये क्या है? प्रबल सार। समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखेंगे अगर आपसे पूछी जाती है कि भाई आपके सार धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल सार, दुर्बल सार, तो होते हैं ये प्रबल सार। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए बढ़ता हूं मैं अब आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कि जो आपके सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जल में अत्यधिक क्या होते हैं? विलयशील होते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी विलय हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी उसके साथ घुल जाते हैं। किसके किसके? तो आप लिखिए कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तथा सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो भी हाइड्रोक्साइड है, कौन से? जो भी इसके हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, जैसे NaOH है, KOH है, RbOH है, CHOH है, ठीक है, तो इसके जो भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोक्साइड जल यानी वाटर यानी H2O में अत्यधिक विलयशील। विलयशील का मतलब क्या हुआ? घुलनशील है, ये इसके अंदर घुल जाएंगे। ठीक है, तो विलयशील तथा ताप के प्रति स्थायी होते हैं। समझ में आ गई बात? ताप के प्रति स्थायी होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे बेटा, वो जल के साथ में अत्यधिक विलयशील होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये जल के साथ में घुलनशील होंगे, ये जल के साथ घुलेंगे और ये टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर के प्रति स्थायी होंगे। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सर आपने तो बोला था कि वर्ग फर्स्ट में हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री आता है, तो सर ये सब तो आ गए, लेकिन ये हली का है, हली ना होती है तो हली नहीं बाया सर। हाँ तो देखो हम में जो हलीना है उसमें ह का तो कोई फिक्स है नहीं कि हाइड्रोजन आएगा इसमें ही, तो हाइड्रोजन को भूल जाओ। हाँ ठीक है सब भूल गए। अब बचा कौन सा? अरे लिथियम। तो अब बात करूंगा मैं पर्टिकुलर लिथियम की। तो जो दोस्तों आपका लिथियम है, Li है, इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड जल में बहुत कम विलयशील होता है, बहुत कम विलयशील होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कम घुलनशील है। ठीक है, विलयशील होता है और इसे जैसे ही और गर्म करने पर, यानी इसको थोड़ा भी टेम्परेचर दे दिया ना, मतलब इसको गुस्सा दिला दिया ना, गर्म कर दिया ना, खोपड़ी को मेरी खोपड़ी गर्म नहीं करनी है, तो इसकी जैसे ही खोपड़ी गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाता है? गर्म करने पर ये शीघ्रता से यानी जल्दी से, शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका कौन कौन? सोडियम बाबा,
पोटेशियम बाबा, रुबिडियम बाबा और सीजियम बाबा, इनके जो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना वो जल में बहुत अच्छे से घुल सिल सकते हैं, बढ़िया सोते रहते हैं। जैसे मेरी तरह मैं जब स्विमिंग पूल में कूदता हूँ ना भाई साहब, सोता ही रहता हूँ, बाहर आने की इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे ये भी बाहर नहीं आते हैं। लेकिन ये जो लिथियम है ना, ये बड़ा नटखट है। इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको पानी में नहीं रहना है। ये बोलता है मेरे को बाहर निकालो, पानी में रखोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और गुस्सा हो गया तो मैं अपघटित हो जाऊंगा, गर्म हो गया तो अपघटित हो जाऊंगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से है कि इसका जो हाइड्रोक्साइड है ये भाई साहब क्या होता है, जैसे ही गर्म होता है थोड़ा सा भी अपघटित होकर के लिथियम ऑक्साइड और जल को अलग कर देता है। समझ में आ गई बात? ये इक्वेशन याद रखोगे ना अच्छे बच्चों की तरह? हाँ, अच्छे बच्चों की तरह इसको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना भाई, वो चाहे लिथियम का हो, सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, रुबिडियम का हो, सीजियम का हो, ये हाइड्रोक्साइड जो है इनकी जो सारी प्रकृति होती है यानी इनकी बेसिकसिटी होती जो है वो क्या होती है, वर्ग में आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा सारे प्रकृति का कौन सा हाइड्रोक्साइड होगा? सीजियम वाले का। और सबसे कम किसका होगा? लिथियम वाले का। तो ये लिख लीजिए, सार धातुओं में, सार धातुओं में हाइड्रोक्साइडों की सार्य प्रकृति, हाइड्रोक्साइडों की सार्य प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे बढ़ती है। और उसके बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि आयनन ऊर्जा यानी आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी में कमी के कारण, आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो है वो कमी आती है, उस कारण से सार धातु तथा जो इनके हाइड्रोक्साइड है, सार धातु तथा हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य आबंध, यानी कि इनके मध्य का जो बॉन्ड है वो बंध कमजोर यानी कि वीक हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो जो सार धातु है उनके हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक सिटी का ऑर्डर है वो वैसे वैसे जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता क्यों है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में कमी आने के कारण सार धातु और जो हाइड्रोक्साइड आयन है उन दोनों के मध्य का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता जाता है। और उसके कमजोर हो जाता है जिसके कारण, उसका कमजोर होगा बॉन्ड तो उसके कारण या जिसके कारण विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, कौन? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता, यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? बढ़ जाती है। अरे बेटा समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? एक बार जो है आप पूरा उसको वापस से सुनिए,
पहले पूरा ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। इसको लिखना भी साथ के साथ, और नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके नोट्स भी आपको जो है मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, नीचे नंबर चल रहा है उन पर। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो सार धातुएं हैं उनकी जल के साथ में क्रियाशीलता किस प्रकार की होती है। इसको एक बार से पुनः मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सार धातु है वो जल और जल के जैसे ही अन्य अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो यौगिक है, जैसे कि आपका एल्कोहल हो सकता है, आपका गैसीय अमोनिया हो सकता है, आपका जो है एल्काइन हो सकता है, उनके साथ में भी, या आपका जो है हैलाइड हो सकते हैं, उनके साथ में भी अगर आपका सार धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसका तो टेंशन लेना नहीं, इसका फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके सब कुछ समझा दिया। उसके बाद मैंने बताया कि वर्ग में यानी ग्रुप के अंदर लिथियम से लेकर के आप जैसे जैसे सीजियम तक जाते हैं तो इनके अंदर धन विद्युतीय जो गुण होता है वो बढ़ता जाता है। धन विद्युतीय गुण बढ़ने के कारण इनके प्रति जो क्रियाशीलता है जल के प्रति वो भी बढ़ती जाती है। यानी कि ये जो सार धातु है इनकी क्रियाशीलता जल के प्रति बढ़ती जाती है जैसे जैसे नीचे जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब नीचे जाते पर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब क्या हुआ? सीजियम का जो है आपका जल के प्रति जो क्रियाशीलता का कर्म होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में रूबिडियम का, उसके बाद में पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका लिथियम। हाइड्रोक्साइड की सारे प्रकृति यानी कि जो आपके ये भाई लिथियम से, सीजियम से, सोडियम से, पोटेशियम से जैसे जैसे जल की अभिक्रिया हो रही है तो आपने देखा कि ये हाइड्रोक्साइड भी बना रहे हैं। तो जो हाइड्रोक्साइड है इनकी बेसिसिटी का नेचर जो है वो कैसे बढ़ेगा या क्या होगा? तो सार धातुओं के ऑक्साइड जल के द्वारा जैसे ही दोस्तों आपके जल के संपर्क में आते हैं इनके ऑक्साइड वो अपघटित हो जाते हैं। जैसे चाहे उनका मोनोऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका धातु धनायन देगा। एक तो क्या देगा? धातु धनायन, और एक दे देगा हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गई बात? और इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे देख लो जनरल इक्वेशन मैंने बता दी कि M2O प्लस H2O करवाने पर 2M प्लस 2OH माइनस प्लस हीट डेवलप होती है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये प्रबल सार होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल सार होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? चलिए फिर हमने बात करी कि सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रूबिडियम हो, चाहे सीजियम हो, इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो जल में अत्यधिक विलयशील होते हैं। यानी कि जल के साथ में इनकी जो विलयशीलता है वो ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? और ये टेम्परेचर के प्रति स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेचर के प्रति स्थायी होते हैं। यानी कि इनको अगर टेम्परेचर दिया जाए, इनको गुस्सा दिलाया जाए, इनको गर्म किया जाए, तब भी ये जो है टूटेंगे नहीं, ये स्थायी होते हैं टेम्परेचर के प्रति। ठीक है, जबकि जो लिथियम है आपका, वो लिथियम का हाइड्रोक्साइड जल में एक तो बहुत कम विलयशील है, साथ ही साथ जैसे ही लिथियम को आपने थोड़ा भी गुस्सा दिला दिया ना, थोड़ा भी गुस्सा दिला दिया तो शीघ्रता से ही अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होकर क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड प्लस H2O। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो सार धातु है उनकी हाइड्रोक्साइड जो बन रहे हैं उनकी सारे प्रकृति का ऑर्डर क्या रहता है। तो इनकी सारे प्रकृति जैसे जैसे दोस्तों आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो, यानी जैसे जैसे आप लिथियम से लेकर के सीजियम की ओर जा रहे हो तो बेसिसिटी का जो नेचर है, सारे प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसमें कमी होती है, और उसमें कमी के कारण जो सार धातु है आपका जो भी हो, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, रूबिडियम हो, सीजियम हो, आपका लिथियम हो, इसके और जो हाइड्रोक्साइड आयन है यानी OH माइनस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता है? वीक होता है, कमजोर हो जाता है। अब जब बॉन्ड कमजोर है दोस्तों, अब बताइए आपके और मेरे बीच में दोस्ती कम है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, हम दोनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है,
तो बताइए क्या होगा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं लेक्चर लेना बंद करूंगा और आप जो है पढ़ाई से और ज़्यादा दूर जाते जाएंगे। यानी कि इसके कारण क्या हो जाता है कि विलयन के अंदर OH माइनस जो है वो भाई क्या हो जाता है, अपनी सांद्रता बढ़ाता जाता है। यानी कि आप जैसे जैसे पढ़ना बंद करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आलस्य घुसता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है। समझ में आ गई बात? तो आपके अंदर भी क्या होगी, अगर आप जो है रेगुलर क्लास लेते जाएंगे, कभी भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, तो आप भी जो है क्या करते जाएंगे, सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। आप में भी सिलेक्शन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन विलयन में यहां पर किसकी सांद्रता बढ़ रही है? यहां विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि सारे प्रकृति जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये थी दोस्तों जल के साथ में सार धातुओं की क्रियाशीलता। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। अरे बिल्कुल नहीं आ रहा हूं। और आप लोगों के लिए जिस जंग पर मैं लड़ रहा हूं ना कि फ्री एजुकेशन मीन्स फ्री एजुकेशन, वो होके रहेगी और वो मैं देकर रहूंगा और ये प्रूव करके दिखाऊंगा। अरे लैब स्टूडेंट ही नहीं, हमारे चैनल पर तो ऑलरेडी कई कोर्स फ्री में अवेलेबल है, बस लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और वो आप लोग पहुंचाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जो ये आप लोगों को दोस्तों मैं बता रहा हूं, कई यूट्यूब पर जो है आप लोगों को जो लूटा जा रहा है ना, उसको तो मैं बंद करवा दूंगा। ये देखना, आप चाहे देखें नहीं देखें, मैं यूट्यूब पर पूरे वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। जो मैंने आपको बताया है कि LDC से लेकर के IAS तक का पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर हर एक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके अवेलेबल होगा जरूर। बस उस मेहनत के ऊपर मैं लगा हुआ हूं। जैसे रीड का पूरा अवेलेबल है ऑलरेडी, अब देखे नहीं देखे वो आपकी इच्छा है। मैं जो चाहता हूं ना वो मैं कर रहा हूं, बाकी अब आपकी इच्छा है। फैलाइए इसको, जहां तक फैलाना है, नहीं फैलाना है मत फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय दोस्तों।